गुड इवनिंग एवरीवन। तो भाई सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। तो आई होप आप सभी को जो वीडियो है वो प्रॉपर विजिबल है एंड जो मेरी वॉइस है वो प्रॉपर तरीके से ऑडिबल होगी। तो एकदम क्लियर है, तो शुरू करें आज का लेक्चर। जी, थैंक यू सो मच फॉर कन्फर्मेशन। तो ये जो एक लेक्चर सीरीज आप लोगों के सामने है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इस बारे में बताना चाहूँगा कि ये एक्चुअली में क्या चल रहा है। टीचर डे के दौरान कुछ हमने डिसाइड किया था पूरी की पूरी एकेडमी ने कि अब हम मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एजुकेशन लेना चाहते हैं लेकिन किसी रीजन से ले नहीं पाते, है ना। और पंजाब में बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे जो लोग हैं वो कोचिंग नहीं ले पाते। तो इन सभी बच्चों के लिए हमने यूट्यूब पे एक सीरीज स्टार्ट किया, जैसे अभी आपको मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, माई सेल्फ विनय फ्रॉम बंसल अकेडमी। एंड इसके अलावा बाकी भी टीचर्स जो हैं वो भी आपकी क्लासेस जो हैं वो लेंगे और जो भी उनके टॉपिक्स होंगे वो सारे के सारे टॉपिक्स को आपको करवाएंगे। तो इस वीडियो का जो लेक्चर मतलब इस वीडियो का जो टॉपिक है ना वो क्या है, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है। बेसिकली हम इस वीडियो के अंदर जो हमारी ये सीरीज रहेगी, जो आप जिसमें आप मेरे साथ सफर तय करोगे, वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम से लेके एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब कुछ बच्चों का मेरे पास ये क्वेश्चन आया था कि सर आपने इस चैप्टर को ही क्यों चूज किया, बहुत से चैप्टर बायोलॉजी में हैं। तो इस चैप्टर को चूज करने के पीछे एक बहुत ही प्यारा सा रीजन था मेरा, वो मैं आपको बताता हूँ। बस आप ये मान के चलो कि ये जो चैप्टर है ना, ये वो चंद्रमा का पोल है, वो साउथ पोल है जिसके ऊपर चंद्रयान ने लैंड किया है, वो भी पहली बार, है ना। अब ये जो चैप्टर है ना, ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों को समझ नहीं आता कि क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, क्योंकि हम इस चैप्टर को एक्सप्लोर नहीं करते हैं। ये चैप्टर एनिमल फिजियोलॉजी, ह्यूमन की फिजियोलॉजी से है। और इस चैप्टर का जो लिंक है ना वो सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ भी है। इस चैप्टर का जो लिंक है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ भी है। इस चैप्टर का जो लिंक है वो एनिमल किंगडम के साथ भी है। तो जब भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, वो बाकी सारे चैप्टर्स को कनेक्ट करके आता है, बाकी सारे चैप्टर्स को जोड़ा जाता है, तब यहां से जो एक क्वेश्चन है वहां से फ्रेम किया जाता है। ठीक है। तो एक बच्चे का क्वेश्चन है कि सर एनिमल फिजियोलॉजी पूरी करवाओगे, तो अगर हमारी ये जो सीरीज चल रही है अगर ये अच्छी रहती है, सक्सेसफुल रहती है, तो भाई हम बिल्कुल इसको करवाएंगे, एनिमल फिजियोलॉजी को आपको बिल्कुल सही तरीके से करवाएंगे। चलिए, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो देखो, चैप्टर का नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना। इस चीज के अंदर हमें सबसे पहले क्या समझना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्रीशन। हमें एक्सक्रीशन का जो मतलब है वो पता होना चाहिए। अब यहाँ पे एक्सक्रीशन का अगर हमें मतलब जानना है तो उसके लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बच्चे इस चीज में ही कंफ्यूज रहते हैं कि सर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है और जो स्टूल होता है वो सेम होता है ना। ऐसा मटेरियल जैसे हमने फूड खाया, हम जब फूड खाते हैं उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं, और जो हमारा अनडाइजेस्टेड, जो हमारा वेस्ट फूड होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो थ्रू एनस जब बॉडी के बाहर निकलता है, वो एक अलग चीज है। लेकिन कभी कभी बच्चे इस चीज में कंफ्यूज कर जाते हैं कि वो एक्सक्रीटरी सिस्टम वो भी एक्सक्रीशन है क्या, नहीं वो नहीं है। ध्यान से सुना मेरी बात को, अगर हमें एक्सक्रीशन तक पहुंचना है तो देखो बच्चे, सबसे पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करेंगे। जैसे मान लो हमने फूड को खाया, हमने क्या किया बच्चे, फूड को खाया। अब जब हम इस फूड को खाएंगे तो इस फूड को हमारी बॉडी क्या करती है, डाइजेस्ट करेगी। हमारी बॉडी इस फूड को क्या करेगी, डाइजेस्ट करेगी। डाइजेस्ट करने का मतलब है कि जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हमारी बॉडी के अंदर हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे प्रोटीन्स हैं, जैसे न्यूक्लिक एसिड हैं, जैसे जो लिपिड्स होते हैं, इनको हमारी बॉडी तोड़ देगी, है ना। किसमें तोड़ देगी, ये तोड़ देगी सर हमें ये तो पता है किसमें तोड़ देगी, ये तोड़ देगी प्रोटीन को तोड़ देगी अमाइनो एसिड्स में। ऐसे ही जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको हमारी बॉडी तोड़ देगी किसके अंदर, सिंपल शुगर के अंदर। जैसे ग्लूकोज है उसके अंदर ब्रेक कर देगी। अगर हम और आगे बात करते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, जो लिपिड्स होती है उनको ब्रेक कर देगी फैटी एसिड्स में।
है ना। और अगर हम बात करते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे हम जो फूड खाते हैं, जो उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होते हैं, आरएनए है, डीएनए है, तो उसको हमारी बॉडी तोड़ देती है किसके अंदर, सिंपल न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। तो ये हमारी बॉडी ने काम किया, ये किस वाले सिस्टम ने किया, ये डाइजेस्टिव सिस्टम ने किया। अब होगा क्या, अब ये जितने भी मटेरियल्स हैं, जो जो भी चीजें हमारी बॉडी के अंदर बनी हैं, जो भी ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स बने हैं, इन सारे के सारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स को बॉडी ब्लड में ले जाती है। तो ये सारा कुछ कहां चला जाएगा, ये सारा कुछ चला जाएगा ब्लड के अंदर। ये ब्लड है तो ब्लड के अंदर सब कुछ चला जाएगा, है ना। ये सारा कुछ कहां पे आ गया, ब्लड के अंदर आ चुका है। ब्लड से ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं, इन सभी कंपोनेंट्स को क्या किया जाएगा, जो हमारी बॉडी के टिश्यू होते हैं, जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं, वो इनको यूज करते हैं। अब जब इनको यूज करते हैं, मतलब अब बात आ चुकी है हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म के ऊपर। तो हमारी बॉडी क्या करती है, शुगर को भी यूज करती है, क्या करेगी, ग्लाइकोलाइसिस करेगी, तोड़ देगी ग्लूकोज को, है ना, उसमें से एनर्जी निकाल लेगी। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम और बातें करते हैं प्रोटीन्स का, अमीनो एसिड्स का, हमारी बॉडी क्या करेगी, इनसे हमारी बॉडी प्रोटीन्स को बनाएगी। अगर हम बात करते हैं फैटी एसिड्स की, तो ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसको बनाने में रोल प्ले करते हैं, है ना। न्यूक्लियोटाइड्स की अगर हम बात करते हैं, तो यहां से डीएनए बनेगा। ओके, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब आगे का क्या होगा, अभी तो एक्सक्रीशन की कोई बात नहीं हुई है। तो देखो भाई, जब भी क्या होता है, जब भी हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना, जब भी हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, तो हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। देखो, जब शुगर का मेटाबॉलिज्म होता है, तब हमें मिलता है H2O वाटर मिलेगा, साथ में हमें मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, इस वाटर को तो यूज कर लेती है, और जो CO2 गैस होती है, इसको भेज देती है ब्लड में। ब्लड से ये ट्रेवल करते 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 कहां पहुंच जाती है, लंग्स के पास पहुंच गई। तो लंग्स इसको क्या कर देगा, बॉडी से बाहर एक्सहेल कर देगा, है ना। दूसरा, अगर हम फैटी एसिड्स की बात करते हैं, तो फैटी एसिड बोलते हैं कि देखो भाई, मैं भी यही काम करता हूं, मैं भी क्या करूंगा, मैं भी वाटर के मॉलिक्यूल को रिलीज करूंगा, मैं भी क्या करूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करूंगा, लंग्स अपने आप बाहर निकाल दे, है ना। अब बात आती है किसकी, अब बात आएगी हमारे सामने किसकी बच्चे, न्यूक्लियोटाइड की और अमीनो एसिड की। इसके बारे में एक छोटी सी चीज बताऊंगा। देखो, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, ये तीन चीजों से मिलकर बनते हैं। एक होता है शुगर का मॉलिक्यूल, दूसरा होता है फॉस्फेट का मॉलिक्यूल, और तीसरा होता है नाइट्रोजीनस बेस। जैसे एडेनिन हो सकता है, थाइमिन हो सकता है, गुआनिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है ना। ठीक है, तो इन सबके, देखो इन सबके अंदर एक वर्ड क्या आ रहा है, नाइट्रोजीनस बेस, नाइट्रोजीनस बेस। ऐसे ही अगर हम अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे यहाँ पे आपके सामने अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर बना रहा हूं, वो क्या है, ये एक कार्बन है, ये इसके साथ कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे है NH2 जिसको हम क्या बोलते हैं, अमाइन ग्रुप, और यहाँ पे R की चेन होती है। मान लो भाई, मैंने इसको यहाँ पे H लिख दिया, तो ये कौन सा अमाइनो एसिड बन गया, ये सबसे सिंपल वाला अमाइनो एसिड है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ग्लाइसिन बोल देते हैं, है ना, जिसको हम क्या बोल देंगे, ग्लाइसिन बोलते हैं। बच्चे, क्या स्क्रीन की प्रॉब्लम आ रही किसी को, क्या स्क्रीन की प्रॉब्लम आ रही, नहीं बच्चे, एकदम क्लियर है स्क्रीन, चल रही मेरे पास वीडियो। तो बच्चे आप क्या कर सकते हो ना, आप क्वालिटी को देखो, जो सेटिंग में जाओगे ना, वहां पे क्वालिटी का ऑप्शन आएगा, वहां पे आप क्वालिटी को 480 कर लो, 720 कर लो, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, चलिए बच्चे, अब आगे चलते हैं। तो देखो बच्चे, अब ध्यान से सुनना, ये एक आपके सामने क्या है, अमीनो एसिड। इस अमीनो एसिड को हमारी बॉडी दो तरीके से मेटाबोलाइज करेगी। देखो, जो अमीनो एसिड का ये सारा का सारा पार्ट होगा, यहां से तो क्या बन जाएगा, यहां से तो वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा, यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। इसका मतलब यह है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो अमीनो एसिड्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, देखो अमीनो एसिड से प्रोटीन्स बनेंगे, जब उन प्रोटीन्स का फंक्शन जो काम है वो पूरा हो जाएगा, तो उनको फिर से खत्म किया जाता है, डीजेनरेट किया जाता है, तोड़ा जाता है। तो तब उनसे एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, दूसरा बनेगा वाटर। ये जो अमाइन वाला ग्रुप है ना बच्चे, ये जो अमाइन वाला ग्रुप है, इससे बनेगी क्या, इससे बनेगी अमोनिया गैस, अमोनिया। और ये जो अमोनिया होती है ना, ये हमारी बॉडी के लिए होती है टॉक्सिक। ये जो अमोनिया होती है, ये हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक का काम करती है, जहर का काम करती है। कहीं कहीं पे आपको पॉइजन भी लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा,
पॉइजन भी लिखा हुआ मिलता है। तो जब ऐसा सिनेरियो होता है, अगर हमारी बॉडी के अंदर लगातार जो अमोनिया गैस है वो बन रही है, तो अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। अगर अमोनिया को बॉडी से बाहर नहीं निकाला तो भाई डेथ हो सकती है किसी भी पर्सन की। तो इस अमोनिया को बॉडी से एलिमिनेट करना, बाहर निकालना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन बोलते हैं। और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इस अमोनिया को बाहर निकालने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं, है ना, और अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो हमारे ह्यूमंस के अंदर इस अमोनिया को बाहर निकालने के लिए डायरेक्ट कभी नहीं बाहर निकलेगा। अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं, क्योंकि अमोनिया टॉक्सिक है, तो इसको बाहर निकालने के लिए बहुत सारा वाटर चाहिए, हमारे पास इतना वाटर नहीं है। तो हमारी बॉडी पता क्या करती है, हमारी बॉडी पहले इस अमोनिया को कन्वर्ट करती है किसके अंदर, लीवर जो है वो कन्वर्ट कर देगा इसको यूरिया के अंदर। फिर हमारी बॉडी यूरिया को थ्रू ब्लड में डाल देगा, लीवर यूरिया को बनाया, ब्लड में डाल दिया, और जैसे ही ब्लड में डाला, ब्लड से वो चला जाएगा किडनी के पास, किडनी उसको बाहर निकाल देगी बॉडी से, है ना। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, एक्सक्रीशन कह देते हैं, है ना। क्लियर हुआ सबको, ये वाली बात सभी को क्लियर हुई, है ना। तो हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं, इन वेस्ट को एक्सक्रीट करना, बॉडी से बाहर एलिमिनेट करना, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। एक पते की बात देखो, एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो वेस्ट बनता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट बनता है, वो क्या होता है। याद रखना, चाहे कोई ऑर्गेनिज्म यूरिया रिलीज करता है, चाहे कोई ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड रिलीज करता है ना, चाहे कोई ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट अमोनिया रिलीज करता है, सबके अंदर सबसे पहले जो प्रोडक्ट होता है वो अमोनिया ही बनता है। इस चीज को ध्यान रखना, क्यों बनता है मैंने आपको यहाँ पे अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर के थ्रू बता दिया है। ओके, क्लियर है, आगे मूव करें। ठीक है बच्चे, तो इस लेक्चर को बच्चे आप मैक्सिमम जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं आप उनके साथ शेयर करो। कोई भी आपका फ्रेंड, रिश्तेदार जो क्या कर रहा है, जो किसी भी टीचिंग की एग्जाम की कोचिंग ले रहा है या एग्जाम देना है, प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप उसके साथ इस लिंक को शेयर कर सकते हो। ठीक है बच्चे, चलिए आगे। सो हम क्या बोलेंगे, द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक substances from the body is called excretion। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, एक्सक्रीशन बोल देते हैं। ठीक है बच्चे, एकदम क्लियर है ना। अब आगे चलते हैं। अगर हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन आएगा, अभी बता देता हूं। आपके पेपर में मैच ऑफ द फॉलोइंग के अंदर एक क्वेश्चन आएगा। उस क्वेश्चन में आपने ये बताना है कि कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ जो ऑर्गेनिज्म है वो अमोनिया रिलीज करता है, कौन सा कॉम्बिनेशन जो एनिमल्स है वो यूरिया रिलीज करता है, और कौन सा कॉम्बिनेशन एनिमल जो है वो यूरिक एसिड को रिलीज करता है। तो देखेंगे ध्यान से, देखो फटाफट से कमेंट में बता दो कि वो कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो सभी तरह के ऑर्गेनिजम्स के अंदर बनेगा। फटाफट से कमेंट कर दो, जल्दी जल्दी से, है ना, फटाफट से कर दो कमेंट। देखिए किस किस को समझ आ गया, वो कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो सभी के अंदर बनेगा। बहुत बढ़िया, अमोनिया, बहुत ही बढ़िया, अमोनिया। अब देखो अमोनिया सभी के अंदर बनेगा, चाहे मैं अपनी बात कर लूं, चाहे मैं एक फिश की बात कर लूं, चाहे मैं एक फ्रॉग की बात कर लूं, चाहे मैं एक हाइड्रा की बात कर लूं, है ना, चाहे मैं एक अमीबा की बात कर लूं, चाहे मैं एक फ्रॉग की बात कर लूं, चाहे मैं एक स्नेक की बात कर लूं, चाहे मैं एक क्रोकोडाइल की बात कर लूं, चाहे मैं बर्ड की बात करूं, सभी के अंदर बनेगा। लेकिन होता क्या है, कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये जो अमोनिया होता है ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, यूरिया के अंदर। ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यूरिया के अंदर। कैसे कन्वर्ट होता है वो मैं आगे बताऊंगा, है ना। और मतलब यूरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो वो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूरिया को रिलीज करते हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर यही अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, यूरिक एसिड के अंदर, यूरिक एसिड के अंदर। एकदम क्लियर है ना। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया रिलीज करते हैं बच्चे, उनको हम बोल देते हैं अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक
यूरोटैलिक ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अमोनिया को एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एज ए वेस्ट प्रोडक्ट अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं, अपनी बॉडी से एलिमिनेट करते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं? अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं तो ये जो टैडपोल होता है, फ्रॉग का लार्वा, ये जो फिशेस होती हैं, कार्टिल जो हमारी बोनी फिशेस होती हैं, ये क्या करते हैं? ये अपनी बॉडी से डायरेक्ट अमोनिया गैस को रिलीज करती हैं। क्यों रिलीज करती हैं? ये तो टॉक्सिक होती है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा पानी पाया जाता है। ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी से यूरिया को रिलीज करते हैं, इनको हम बोल देते हैं यूरोटैलिक ऑर्गेनिज्म। इनको हमने क्या बोल दिया? यूरोटैलिक बोल दिया। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी बॉडी से यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं, इनको हम बोल देते हैं यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जी। तो यहां पे हमें तीन चीजें क्या देखने को मिलती हैं? एक अमोनोटैलिक ऑर्गेनिजम्स, दूसरे यूरोटैलिक ऑर्गेनिजम्स, तीसरे यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स। सबको क्लियर? एकदम क्लियर है फंडा, है ना? अब बात करेंगे टॉक्सिसिटी के ऊपर। अगेन एक एग्जाम का क्वेश्चन, ये एग्जाम का जो क्वेश्चन होता है बच्चे, ये आपको या तो स्टेटमेंट के रूप में देखने को मिलेगा कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर इन तीनों की बात की जाए, अमोनिया की बात की जाए, यूरिया की बात की जाए, यूरिक एसिड की बात की जाए, सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन है? अमोनिया। तो अमोनिया का अगर हम बात करते हैं, ये क्या होगा? सबसे ज्यादा टॉक्सिक होगा, उसके बाद यूरिया होगा, और उसके बाद सबसे कम टॉक्सिक कौन होता है? यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक होगा। एकदम क्लियर? तो ये एग्जाम का क्वेश्चन है, आपको बोलेंगे अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस, है ना? तो बिल्कुल सही बात है। ओके, अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस बेस, तो एकदम सही बात है। एकदम क्लियर? तो आगे चले, है ना? अब देखो, खुद दिमाग लगा लो, इस चैप्टर को कभी भी रटना मत, खुद दिमाग लगाना। अब इन तीनों में से अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड में से टॉक्सिक कौन है? अमोनिया टॉक्सिक है। तो इसको बॉडी से अगर बाहर एलिमिनेट करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? बहुत ज्यादा वाटर चाहिए, है ना? तो ये इसका मतलब ये कौन से ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें देखने को मिलता है? एग्जांपल्स लिखवाता हूं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन मैच ऑफ द फॉलोइंग में आता है एग्जांपल्स के थ्रू। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे? जो फिशेस होती हैं बच्चे, जो फिशेस होती हैं वो अमोनोटेलिक होती हैं, वो अमोनिया को रिलीज करती हैं। इसके अलावा बच्चे जो एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, है ना? एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स का मतलब क्या है? जैसे कुछ इंसेक्ट है जो पानी में रहते हैं, है ना? वो इसकी एग्जांपल आ जाएगी। ओके, एकदम क्लियर है? इसके अलावा बच्चे जो हमारे एम्फीबियंस होते हैं, जो एक्वेटिक एम्फीबियंस होते हैं, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, जो हमारे एक्वेटिक एम्फीबियंस होते हैं। सर हमें एक्वेटिक एम्फीबियन नहीं समझा है, मैं अभी बताता हूं बच्चे, देखो ध्यान से सुनना, इस चीज को बड़े अच्छे से समझना। देखो, फ्रॉग का ना एक टैडपोल, एक लार्वा होता है जिसको टैडपोल बोलते हैं। जो फ्रॉग का लार्वा होता है वो सिर्फ और सिर्फ पानी में रहता है, जो टैडपोल है वो सिर्फ और सिर्फ पानी में रहता है ना? और जब वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जब वो फ्रॉग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो उस टाइम पे वो अमोनिया नहीं रिलीज करता, उस टाइम पे वो यूरिया रिलीज करता है। तो अगर एक्वेटिक एम्फीबियंस की बात आती है, तब हम क्या बोलेंगे? तब हम बोलेंगे एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, एक्वेटिक एम्फीबियंस आर अमोनोटेलिक। मतलब वो क्या रिलीज करते हैं? अमोनिया गैस को रिलीज करते हैं। एकदम क्लियर है? अब देखो, बात चल रही है ह्यूमन फिजियोलॉजी की, है ना? यहां पे एग्जांपल आ रही है फिशेस की, यहां पे एग्जांपल आ रही है इनवर्टिब्रेट्स की, यहां पे एग्जांपल्स आ रही है किसकी? एम्फीबियंस की। मतलब इसका मतलब जो ये चैप्टर है, ये तो एनिमल किंगडम के साथ भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, एकदम क्लियर? चले आगे। ओके, अब दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, यूरोटेलिकोन होगा बच्चे। तो यूरोटेलिक में अपने ध्यान रखना है, ह्यूमंस, जो ह्यूमंस होते हैं वो यूरोटेलिक होते हैं। अगर हम और बात करते हैं बच्चे, इसके अलावा बहुत सारे और ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे अभी अभी मैंने आपको फ्रॉग के बारे में बताया, जो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस होते हैं, जैसे फ्रॉग। तो ये जो फ्रॉग है बच्चे, ये भी यूरोटेलिक एग्जांपल है।
ठीक है बच्चे, ओके। इसके अलावा आपने एक बहुत खास बात यहां पे क्या ध्यान रखनी है, कार्टिलेजिनस फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस, है ना, क्योंकि कभी कभी क्या बोलते थे, शार्क की बात करते हैं, शार्क। तो याद रखना बच्चे, जो फिशिस होती हैं, जो मछलियां होती हैं, वो तो दो तरह की होती है। एक होती है कार्टिलेजिनस फिशिस, जो कार्टिलेज की बनी होती है। एक होती हैं जो बोनी फिशिस होती हैं, जिनके अंदर बोन पाई जाती है ना। ओके, तो वो जो बोनी फिशिस होती हैं वो तो होती हैं क्या, वो तो यूरो मोनोटेलिक होती हैं। जो कार्टिलेजिनस फिशिस होती हैं वो होती हैं बच्चे यूरोटेलिक होती है। एकदम क्लियर है, ठीक है। क्योंकि मैच आपको 3 ऑर्गेनिज्म दे देंगे और बोल देंगे कॉम्बिनेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अमोनोटेलिक, यूरोटेलिक और यूरिकोटेलिक, ऐसा बोल देते हैं। एकदम क्लियर है, आगे चले। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे किसकी, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म की, तो वो भी देख लेते हैं। यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म की वो भी देख लेते हैं, है ना। चलो, तो यूरिकोटेलिक कौन से होंगे, यूरिकोटेलिक, याद रखना बच्चे, यूरिकोटेलिक के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, बर्ड्स देखने को मिलेंगे, बर्ड्स। इसके अलावा जो टेरेस्ट्रियल हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे आप कॉकरोच की बात कर लो, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कॉकरोच के ऊपर, कॉकरोच को मैच ऑफ द फॉलोइंग, कॉकरोच, ठीक है, तो कॉकरोच हुआ, है ना। ऐसे स्नेल्स हुआ। तो ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये हमें कैसे होते हैं, ये यूरिकोटेलिक होते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमारी यहाँ पे मिस हो रही है, वो है रेप्टाइल्स। वो बच्चे कौन है यहाँ पे, रेप्टाइल्स है ना। जैसे स्नेक की बात कर लो, अब क्रोकोडाइल की बात कर लो, ओके, एकदम क्लियर। सर ये टॉपिक बैच में भी करवाया जाएगा या नहीं होगा, हाँ बच्चे वहां पे भी होगा, बैच में करवाया जाएगा बच्चे, आपको क्यों नहीं करवाया जाएगा, बिल्कुल करवाया जाएगा, ठीक है बच्चे, ओके। चलो अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। अच्छा, टेस्ट लेने से पहले मैं एक चीज बताता हूँ। जैसे हमने यूरोटेली के अंदर बात की ना, तो वहां पे जो मेम्बर्स होते हैं सारे के सारे, जितने भी मेम्बर्स होते हैं बच्चे, वो सारे के सारे यूरोटेलिक होते हैं, है ना। मैंने ह्यूमन की एग्जांपल लिखवाई थी ना, मैंने आपको ह्यूमंस के बारे में बताया था। तो जितने भी मेम्बर्स होते हैं दे ऑल आर यूरोटेलिक। ये लिख लो, इसको रैंडम पेन है ना आपके पास, तो पेन से लिख लो, ऑल मेम्बर्स आर यूरोटेलिक, ठीक है, याद रखना। ये मैंने स्टेटमेंट लिखवाई है तो इसके पीछे कोई रीजन होगा। जो मेम्बर्स होते हैं वो यूरोटेलिक होते हैं, ओके। चले आगे, क्योंकि ये क्या रिलीज करते हैं, ये यूरिया रिलीज करते हैं, ओके। चलो अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा काम करते हैं, एक छोटी सी गेम हो जाए, देखते हैं। 1 2 3 4, आपने बताना है, 4 आंसर आपने बताने हैं। मैं यहाँ पे 4 ऑर्गेनिजम्स आपके सामने लिख रहा हूं, आपने चारों का आंसर बताना है। कौन अमोनोटेलिक है, कौन यूरोटेलिक है, कौन यूरिकोटेलिक है, ओके। तो सबसे पहला मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, अब सबसे पहले बात करेंगे फ्रॉग की, दूसरी हम बात करने वाले हैं ह्यूमन की, तीसरी हम यहां पे बात करने वाले हैं डॉल्फिन की, चौथी हम यहां पे जो बात करने वाले हैं वो है हमारी कतला फिश, कतला फिश। तो आपने कमेंट के अंदर बाद में चाहे अभी इसके बारे में बताना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो अमोनोटेलिक है, कौन सा यूरोटेलिक है, कौन सा यूरिकोटेलिक है, ठीक है। और बाद में इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। तो अभी तो भाई बाद में आंसर करना, अभी तो बस शुरू हो चुकी है, अभी साथ के साथ ही। तो चले बच्चे आगे चलते हैं, है ना, आगे मूव करें, बहुत ही बढ़िया। अब ये तो मैंने आपके सामने बात की है कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, किस तरीके का जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो बनाते हैं। अब इसके अलावा, अच्छा मुझे एंड में याद करवाना, फिर मैं एंड में आपको इसके जो भी आंसर्स हैं वो सारे के सारे बताऊंगा। अब आगे ध्यान से सुनना बच्चे। अब एक्चुअली में हम मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कुछ ना कुछ एक्सक्रीट तो करेगा ही ना।
वो कुछ ना कुछ तो एक्सक्रीट करता है। अब वो जो एक्सक्रीशन करता है, वो जो एक्सक्रीट करता है, उसके लिए हमें चाहिए एक स्पेसिफिक ऑर्गन चाहिए, है ना। कोई ना कोई तो स्पेसिफिक ऑर्गन होगा ना जिसके थ्रू एक्सक्रीशन होता है। जैसे अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, अगर मैं हमारी बात करता हूं, तो हमारे पास क्या है, किडनी होती है। लेकिन अगर मैं यही बात आपसे पूछूं कि बताओ भाई कॉकरोच के पास क्या है, कॉकरोच के पास तो किडनी नहीं होती, तो कॉकरोच के पास, उसके पास मल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं। अगर मैं यही बात करता हूं कि भाई बताओ अमीबा के पास क्या है, तो अमीबा के पास क्या होता है, उसके पास होगा क्या, उसके पास क्या होगा, उसके पास होता है कुछ नहीं होता उसके पास, है ना, खाली होता है बेचारा। तो वो बोलता है देखो भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, हाँ लेकिन मैं अपना जो सेल का सरफेस होता है ना, जो मेरी मेम्ब्रेन है ना, मैं उस मेम्ब्रेन के थ्रू क्या कर सकता हूँ, मेम्ब्रेन के थ्रू जो भी एक्सक्रीशन होता है उसको बाहर निकाल सकता हूँ। तो अभी हम यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी, बहुत छोटी सी एक लिस्ट बनाने वाले हैं। उस लिस्ट के अंदर आपने क्या लिखना है, एक साइड पे लिखेंगे हम ऑर्गेनिज्म का नाम, दूसरी साइड हम लिखेंगे उसके पास कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, वो एक्सक्रीशन किससे करता है। तो एक तरफ हम लिखने वाले हैं ऑर्गेनिज्म, और दूसरी तरफ बच्चे हम क्या लिखने वाले हैं, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन बाय, है ना। तो हम इससे नीचे इसका आंसर लिखेंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान से, ये आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे हम किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटोजोआ की, प्रोटोजोआ की, है ना। प्रोटोजोआ मतलब इसके अंदर कौन आ गया, इसके अंदर अमीबा भी तो आ गया ना यार, अमीबा, है ना। तो ये किससे एक्सक्रीशन करेगा, ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, ये क्या करेगा, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एक्सक्रीशन करता है, थ्रू बाय सेल मेम्ब्रेन, बाय सेल मेम्ब्रेन, ब्रैकेट में लिख लेना सिंपल डिफ्यूजन। तो ये क्या करेगा, एक सिंपल सा डिफ्यूजन करता है ना। सिंपल से डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि जो डिफ्यूजन का फंडा होता है, जो मॉलिक्यूल होता है, जो सॉल्यूट होता है, वो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करेगा। दूसरा यहाँ पे जो हमारे सामने आती है बात, वो आती है बच्चे फ्लैट वॉर्म की, फ्लैट वॉर्म। देखो फ्लैट का मतलब एकदम फ्लैट है, वॉर्म का मतलब है कीड़े, ऐसे कीड़े जो चाहे आप ऊपर से देख लो चाहे आप नीचे से देख लो एकदम फ्लैट होते हैं। फ्लैट इन द सेंस, जैसे अगर आपको मैं दिखाता हूं, जैसे अगर आप इसको देखोगे, ये मेरे पास एक बोर्ड है, तो ऊपर से देखोगे फ्लैट है, नीचे से देखोगे फ्लैट है। तो ऐसे कीड़े जो ऊपर से देखो चाहे नीचे से देखो दोनों तरफ से फ्लैट होते हैं, उनको हम बोल देते हैं फ्लैट वर्म। इसकी एग्जांपल बताऊं, बहुत प्यारी एग्जांपल इसकी, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया इसकी एग्जांपल है, टेप वर्म इसकी एग्जांपल है, लिवर फ्लूक इसकी एग्जांपल है ना। तो ये सारे के सारे इसकी एग्जांपल है। और इसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ना बच्चे, इसको तो मैं रेड मार्कर से लिखने वाला हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जिससे एक्सक्रीट करता है, जो इसके पास एक्सक्रीटरी सेल्स होते हैं, सबसे पहले सेल्स होते हैं, इनको बोलते हैं फ्लेम सेल्स। क्या बोलेंगे, फ्लेम सेल्स बोलते हैं इनको, हम क्या बोल देते हैं, फ्लेम सेल्स। याद रखना, जब भी एनिमल किंगडम को हम पढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि जो एनिमल किंगडम के अंदर जो सबसे प्रिमिटिव वाले एनिमल्स होते हैं, सबसे प्रिमिटिव वाले, सबसे पहले अगर हम स्पॉन्जेस की बात करते हैं तो वो भी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या करते हैं, अपनी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एक्सक्रीट कर देते हैं, एलिमिनेट करते हैं। लेकिन अगर हम बाद में बात करते हैं, सिलेंट्रेट में भी ऐसा ही चलता है, लेकिन प्लेनेरिया क्या कहता है, उसके पास सबसे पहला ऐसा सेल आता है जिससे वो एक्सक्रीशन करता है। फिर यही फ्लेम सेल आगे जाके धीरे धीरे मॉडिफाई हो गए, किसी के अंदर नेफ्रिडिया बन जाता है, मल्फिजियन ट्यूब्यूल बन गया, और यही आगे जाके क्या बन गया, किडनी के अंदर डिवेलप हो गया, जो आज हमारे अंदर है ना। तो फ्लेम सेल याद रखना, सबसे पहले एक्सक्रीटरी जो सेल्स थे हमारे एनिमल्स किंगडम के जो इवोल्यूशन के अंदर। नेक्स्ट बच्चा हम बात करते हैं, पेपर के अंदर डायरेक्ट इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में डायरेक्ट आंसर लिखा होगा, मतलब डायरेक्ट ऑप्शन होगा अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के पास कौन सा एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन होता है, तो बच्चे ध्यान रखना, अर्थवॉर्म के पास होता है नेफ्रीडिया, इसके पास जो होता है नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया और स्किन। ये नेफ्रीडिया के थ्रू भी एक्सक्रीशन करता है और स्किन के थ्रू भी एक्सक्रीशन करता है। ये नेफ्रीडिया बच्चे आपने ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेफ्रीडिया आपने ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे, डन है। दूसरा नेक्स्ट ऑर्गन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट बच्चे हमारे सामने आता है ग्रास होपर। नेक्स्ट हमारे सामने आएगा बच्चे ग्रास होपर, ग्रास होपर।
और कॉकरोच और कॉकरोच, ये दोनों के दोनों क्या है बच्चे, ये दोनों के दोनों आर्थ्रोपोड्स के अंदर आते हैं। और इनके अंदर एक स्पेशल तरह की टिब्यूल्स पाई जाती है, जिनको हम क्या बोल देते हैं, मालफेजियन टिब्यूल्स बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, मालफेजियन, मालफेजियन टिब्यूल्स। ठीक है, तो मालफेजियन टिब्यूल्स किसके अंदर पाई जाती है, अब किसी मर्जी प्रैक्टिस बुक को उठा के देख लो, आप किसी मर्जी पेपर को उठा के देख लो, किसी मर्जी पेपर को उठा के देख लो, आपको मालफेजियन टिब्यूल के ऊपर क्वेश्चन वैसे ही देखने को मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट बच्चे अगर हम बात करते हैं, तो बच्चे वीडियो सबको सही आ रही है ना, कुछ बच्चों की वीडियो रुक रही है, तो एक बार सारे बच्चे बता दो वीडियो सही आ रही है एकदम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ये बढ़िया है, मैसेज करो बाद में डिलीट कर दो। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ जी वीडियो बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। चलिए बच्चे, तो मालफेजियन टिब्यूल। नेक्स्ट बच्चे जिस ऑर्गेनिज्म की हम बात करने वाले हैं वो है हमारे पास फिशिस, फिशिस है ना। अब देखो फिश है, हो सकता है पेपर में कतला कतला लिख दे, क्रे फिश लिख दे, किसी और फिश का नाम ले दे, मतलब नाम भी ले सकता है फिश का, है ना। तो फिश के अंदर हमें क्या बच्चे देखने को मिलता है, इनके अंदर हमें किडनी देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलेगा, किडनी। लेकिन एक बात बताऊं राज की, एक राज की बात बताता हूं, जो फिशिस होती हैं इनके अंदर किडनी से ओनली 25% जो अमोनिया है उसको रिलीज किया जाता है। अब आगे बताऊंगा कि ऐसा होता क्यों है, आगे बताऊंगा ऐसा आपको देखने को क्यों मिलता है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं, रेप्टाइल्स। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म की बच्चे अगर मैं बात करेंगे, दैट्स इट रेप्टाइल, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में स्पेसिफिकली जो एग्जांपल आपको स्नेक की पता होनी चाहिए, स्नेक के बारे में आपको स्पेशल पता होना चाहिए। इसके अंदर भी हमें क्या देखने को मिलती है, किडनी, है ना। इसके अंदर भी हमें क्या देखने को मिलती है, किडनी देखने को मिलती है। और एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम यहां पे बताने वाला हूं अभी मैं, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का यहां पे मैं नाम लिखूंगा और आपने बताना उसके अंदर क्या होता है। वो नेक्स्ट वाला कौन सा बच्चे, 7 नंबर पे, वो है ह्यूमन। तो ह्यूमन के अंदर एक्सक्रीशन कहां से होता है भाई, एक्सक्रीशन के लिए क्या कौन सा ऑर्गन है ह्यूमन के पास, है ना। तो भाई सब बिल्कुल सही लिख रहे हैं, वो होता है बच्चे किडनी, किडनी। लेकिन क्या अकेली किडनी होती है, क्या अकेली किडनी होती है, नहीं, किडनी के अलावा बच्चे लंग्स भी होते हैं, इसके अलावा बच्चे स्किन भी होती है, इसके अलावा स्किन भी होती है। अच्छा सर, ये तो नई बात बोल दी, स्किन से कैसे एक्सक्रीशन हो सकता है, अरे भाई हमें स्वेट आता है ना, पसीना आता है, उसके अंदर क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं, है ना। तो सॉल्ट भी तो हमारी बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सेस में सॉल्ट होते हैं, हमारी बॉडी उनको स्किन के थ्रू बाहर निकाल देती है ना। किडनी के थ्रू भी निकालती है, स्किन के थ्रू भी बाहर निकालती है। जो हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है भाई, वो भी तो टॉक्सिक का काम करेगी ना, तो उसको भी तो बाहर निकालना पड़ेगा ना, उसको कौन निकालता है, लंग्स निकालता है। ऐसे ही ध्यान से सुनना, सेम चीज देखो, इसीलिए मैंने स्किन का नाम यहां भी लिखा। अब देखो फिशिस के अंदर अगर हम बात करते हैं, किडनी मैंने लिखा, लेकिन फिशिस के अंदर गिल्स भी होते हैं, फिशिस के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, गिल्स भी देखने को मिलते हैं। तो गिल्स भी अपने बच्चे ध्यान में रखने हैं। रेप्टाइल्स के अंदर स्किन से नहीं होता, क्योंकि इनके स्किन के ऊपर स्केल्स पाए जाते हैं। ओके, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, तो आगे चले। बहुत ही बढ़िया, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो अब हम आगे बात करेंगे, अब मैं फिशिस की स्पेशल बात करूंगा यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे फिशिस की बात करूंगा। देखो मैं यहाँ पे फिशिस की बात करूंगा, बाकी आपको मैं कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताऊंगा, मतलब आप मुझे बताओगे, एग्जांपल मैंने आपको बताई है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म की, अगर मैं बात करता हूँ अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, तो भाई इसको कौन से ऑर्गेनिज्म, दोज एनिमल्स हु excrete ammonia as
excretory products are called अमोनोटेलिक। ठीक है, यहां पे आपने एक चीज क्या ध्यान रखनी है बच्चे, प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया is called अमोनोटेलिज्म। The process of elimination of ammonia is called अमोनोटेलिज्म। तो अमोनोटेलिक हम उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जो अमोनिया रिलीज करते हैं, और जिस प्रोसेस से रिलीज करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिज्म बोल देते हैं। देखो छोटा सा फर्क क्या है, हमारी जो ह्यूमन की फिजियोलॉजी होती है, जब इसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं तो टर्मिनोलॉजी हमें बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीजें होती है यही बस हमें फंसा सकती हैं, और हमें फंसना नहीं है, हमें कभी भी इस छोटे छोटे ट्रैप्स के अंदर नहीं आना। ओके, एग्जांपल की बात करते हैं, आपको सारी के सारी एग्जांपल पता है ना, जैसे कौन सी फिश है, बोनी फिशेज है ना, ऐसे ऐसे इंसेक्ट जो पानी में रहते हैं, ऐसे आर्थ्रोपोड्स जो पानी में रहते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसके एग्जांपल्स आ जाएंगे। ओके, ध्यान रखना बच्चे, यहां पे लिख लेना, यहां पे ऐड कर लो, अमोनिया इज द टॉक्सिक वेस्ट या टॉक्सिक प्रोडक्ट, सॉरी, अमोनिया इज more toxic than urea and uric acid, which need large quantity of water to excrete। ठीक है बच्चे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अमोनिया होता है वो सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है, इसीलिए उसको एक्सक्रीट करने के लिए मैक्सिमम जो सबसे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो चाहिए होता है। इज दैट ओके? आगे मूव करें। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है बच्चे हमारे सामने यूरोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट है बच्चे हमारे सामने यूरोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। अगर हम यूरोटेलिक ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो एग्जाम का बहुत सिंपल सा पहला क्वेश्चन यही होता है कि बॉडी के अंदर यूरिया कहां पे बनता है। तो याद रखना बच्चे, लीवर वो ऑर्गन है जो बॉडी के अंदर यूरिया को बनाता है। तो क्या करना है आपने, यहाँ पे लिख लो बच्चे, एक आपने क्या करना है, यहाँ पे एक बॉक्स बना लो, लिख लो ये कौन है भाई, ये है लीवर है ना। तो यहां पे एक और बॉक्स बना लो, ये क्या है भाई, ये है ब्लड है। तो ब्लड के अंदर अमाइन ग्रुप है, यहां से आया लीवर के अंदर, लीवर ने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया, दो मॉलिक्यूल ये लेता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और इसको कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, यूरिया के अंदर। यार ये देखो ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर है सी, ये CO2 की स्ट्रक्चर है। क्या करना है, इस ऑक्सीजन को वो हटा देगा, यहां पे एक अमाइन ग्रुप लगा देगा NH2, यहां पे एक अमाइन ग्रुप लग गया NH2, ये हमारे सामने क्या बन गया, ये बन गया यूरिया। ये क्या बन गया, यूरिया। कहां पे बना, लीवर में बना। तो वो कौन सा ऑर्गन है जो अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देगा, यूरिया में, दैट इज लीवर, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, लीवर कन्वर्ट टॉक्सिक अमोनिया इनटू लेस टॉक्सिक यूरिया and then send it into the blood।
है ना। तो फिर बाद में जो हमारी वो होती हैं, क्या बोलते हैं उसको, किडनीज होती हैं या फिर जो भी ऑर्गन होता है बॉडी के अंदर, वो क्या करेगा, इस ब्लड से ब्लड को फिल्टर करेगा और फिल्टर करने के बाद वहां से यूरिया को बॉडी से बाहर निकाल देगा। ओके क्लियर। शीतल आप ये क्या लिख रहे हो? अच्छा स्कोलिडन, स्कोलिडन, ओके ठीक है बच्चे क्लियर है। तो ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है कि जो लीवर मतलब जो यूरिया होता है वो कहाँ पे बनता है, लीवर के अंदर बनता है। नेक्स्ट चले बच्चे। ओके यहाँ पे एक चीज और लिखना, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यूरिया इज लेस टॉक्सिक देन अमोनिया, है ना। तो सीधा सा मतलब है लेस टॉक्सिक है, तो इसको रिलीज करने के लिए कम वाटर चाहिए, इसको रिलीज करने के लिए कम वाटर चाहिए होता है। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चे यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स की। तो इनके बारे में कुछ हमें ज्यादा नहीं जानना है, बस ये ध्यान रखना है कि जो यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या करते हैं, ये यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं, और यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक होता है ना। चले बच्चे आगे। अब एक क्वेश्चन पता क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है, व्हाई आवर बॉडी नीड टू एक्सक्रीट यूरिया। देखो अभी मैं यहां पे स्पेसिफिकली ह्यूमंस की बात कर रहा हूं, क्योंकि हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ने वाले हैं ना। तो अगर मैं मतलब अगर हम नॉर्मली सोचते हैं कि जो हमारी बॉडी होती है वो यूरिया को क्यों रिलीज, वो जो है वो यूरिया को क्यों बाहर निकालती बॉडी से, उसके पीछे रीजन क्या है, तो इसको समझना ध्यान से, इसको बहुत अच्छे से समझना बच्चे। इसके लिए आपको पता क्या पता होना चाहिए, इसके लिए आपको ओस्मोसिस पता होना चाहिए, ओस्मोसिस, इसके लिए आपको ओस्मोसिस पता होनी चाहिए। अब ओस्मोसिस को मैं आपको किस तरीके से समझाऊं, बहुत सिंपल से तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। गुड इवनिंग बच्चे, ये आयल्स लिंगो, चलिए गुड इवनिंग जी। अच्छा ओस्मोसिस को बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, सुनने की कोशिश करना। देखो भाई ये मान के चलो ये हमारी बॉडी है, इसको आप ये मान लो ये हमारी बॉडी है ना, अपनी बॉडी है, ये अपनी बॉडी है। इस बॉडी के अंदर क्या है, ब्लड है, इसको समझना, इस बॉडी के अंदर क्या है, ब्लड है, इस बॉडी के अंदर क्या है, ब्लड है ना। जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं। अब ब्लड्स के अलावा इस बॉडी के अंदर क्या होता है, कुछ कुछ सॉल्ट होते हैं, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, कुछ कुछ क्या होते हैं, सॉल्ट पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे, सॉल्ट पाया जाएगा, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो भाई यूरिया भी पाया जाएगा ना, यूरिया भी पाया जाएगा। तो ब्लू कलर में मैंने यूरिया बना दिया, ये यूरिया भी पाया जा रहा है, ये हमारे पास यूरिया भी है ना। और साथ में इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चे, यहाँ पे हमें साथ में वाटर भी देखने को मिलेगा। तो ये सारा कुछ हमारे ब्लड के अंदर है, इसकी कोई ना कोई एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन होती है, इसकी कोई ना कोई एक पर्टिकुलर क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन होती है। अब ध्यान से सुनना, मान के चलो ये हमारी बॉडी की एक नॉर्मल, ये हमारे जो ब्लड है ना, ब्लड की एक नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन है, ये हमारे ब्लड की एक नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन है। अब पता क्या हुआ, हमारी बॉडी में लगातार यूरिया बन रहा है, हमारी बॉडी के अंदर लगातार यूरिया बन रहा है, और अगर वो यूरिया ब्लड के अंदर आएगा तो यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, मतलब यूरिया की अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो हमारे जो ब्लड की भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। अगर ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो भाई प्रॉब्लम आ जाएगी, ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो ब्लड गाढ़ा हो जाएगा। अगर ब्लड गाढ़ा हो गया तो बॉडी में वो मूव कैसे कर पाएगा, मूव भी नहीं कर पाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हो जाएगी, है ना। तो इतना पंगा ना हो तो बॉडी पता क्या करती है, बॉडी झट से इसमें से क्या करती है, जो हमारा ब्लड होता है झट से इसमें किडनी के सारे साथ में इसके अपन यहाँ पे क्या लगा दी नीचे, मान लो यहाँ पे अपन ने क्या लगा दी नीचे, ऐसी किडनी लगा दी मैंने, ये ब्लड सारा का सारा किडनी के पास आया। तो किडनी ने क्या किया, इसमें से जितना यूरिया था सारे के सारे यूरिया को, जितना यूरिया चाहिए था उतने यूरिया को बाहर निकाल दिया, ताकि जो ब्लड के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो ब्लड का, जो ब्लड के अंदर जो रेगुलेशन है, जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो क्या प्रॉपर बनी रहे। और इसी चीज को हम बोल देते हैं ओस्मो रेगुलेशन, है ना। तो जो हमारी किडनी होती है ना, तो वो किडनी क्या करती है, वो हमारे ब्लड के अंदर जो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन होती है उसको मेंटेन करके रखती है। अगर एक्सेस में सॉल्ट प्रेजेंट है उसको बॉडी से बाहर कर देती है। इस तरीके से हमारे ब्लड की जो एक प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन है वो बनी रहती है। इसी चीज को हम क्या बोल देते हैं, ओस्मो रेगुलेशन। इसका मतलब जो हमारी किडनी होती है वो तो ओस्मो रेगुलेशन करती है ना, वो क्या करेगी, ओस्मो रेगुलेशन करेगी। ठीक है बच्चे, क्लियर है, एकदम फंडा क्लियर है। किडनी क्या करती है, ओस्मो रेगुलेशन करती है। और कुछ कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अब ये मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं,
कुछ कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर जो उनकी बॉडी का फ्लूइड होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कभी भी मेंटेन नहीं हो पाती। अगर बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो उनकी बॉडी में भी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। ऐसा होता है, मैं बताता हूं, देखो ऐसा मैंने उल्टा बोल दिया थोड़ा सा, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो दो तरह के ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलते हैं दुनिया में, आपको दो तरह के ऑर्गेनिजम्स, किसकी बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स की बात कर रहा हूं। एक को हम बोलते हैं ओस्मो कन्फॉर्मर, एक को हम बोलते हैं ओस्मो रेगुलेटर। दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, ओस्मो कन्फॉर्मर्स हैं, ओस्मो रेगुलेटर हैं। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर, ध्यान से सुनना। ये एक, यहां पे मैंने कोई भी फ्लूइड बना दिया, ये मैंने कोई भी यहां पे फ्लूइड बना रहा हूं, कोई भी फ्लूइड बना दिया है ना। अब ध्यान से सुनना, यहां पे एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये क्या है अपने पास, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, इस साइड भी अपने पास एक ऑर्गेनिज्म है। फोकस करना, देखो अगर मैं आपको देखो बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूं आपको मैं, अगर मैं ये बोल दूं कि ये वाला जो सोल्यूशन है, जो भी सोल्यूशन है, जो भी ये फ्लूइड है, इसके अंदर 30% सॉल्यूट है और 70% क्या है, सॉल्वेंट है। अरे सिंपल सी भाषा में बताऊं, आपके पास 100 ग्राम एक सोल्यूशन है, उसके अंदर 30 ग्राम आपने सॉल्ट डाल दिया, 70 ग्राम उसके अंदर पानी है ना, तो 70% जो है वो सॉल्वेंट है, 30% इसके अंदर क्या है, सॉल्यूट है। अब एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी के अंदर, एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी के अंदर 10%, 10% सॉल्यूट है, 10% सॉल्यूट है। दूसरा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसकी बॉडी के अंदर 40% सॉल्यूट है। समझना, ये एक मैंने कॉमन सा मीडियम बनाया जिसके अंदर 30% क्या है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, 70% क्या है, सॉल्वेंट है। मैं 70% लिख रहा हूं, यहां पे 70% क्या है, वाटर है। इस वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर 10% सॉल्ट है, 90% क्या है, वाटर है ना। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने इसको नाम दिया ए, मैंने इसको नाम दिया बी, मैंने इसको नाम दिया सी, इन दोनों के बीच में मैंने लगा दी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब मुझे ये बताओ, ए के अंदर पानी ज्यादा है या बी के अंदर पानी ज्यादा है? पानी किसके अंदर ज्यादा है, ए के अंदर पानी ज्यादा है या बी के अंदर पानी ज्यादा है? वाटर कहां पे ज्यादा है, ए के अंदर या बी के अंदर? बिल्कुल बच्चे, बहुत बढ़िया। तो हमें वाटर कहां देखने को मिलेगा, ए के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगा। अब रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा जब इन दोनों ऑर्गेनिज्म को किसी मेम्ब्रेन के थ्रू अटैच करेंगे ना, जोड़ेंगे ना, तो वाटर क्या करेगा, इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में से इस साइड चला गया, जब चला गया दूसरी साइड वाटर चला गया, तो इस ऑर्गेनिज्म के अंदर से पानी बाहर चला गया, तो इसका साइज पहले से छोटा हो गया या नहीं होगा? इसका साइज पहले से छोटा होगा या नहीं होगा? हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। तो बेटा आपने बचपन में क्वेश्चन पढ़ा था कि मछली, जो ऐसी फिश जो फ्रेश वाटर में रहती है, उसको अगर आप मेराइन वाटर में डाल दो तो उसकी डेथ क्यों हो जाती है ना। उसके पीछे यही रीजन है, क्योंकि ये जो फिश होती है वो अपनी बॉडी के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, जो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन होता है, उसको रेगुलेट नहीं कर पाती, और इसलिए उसको हम ओस्मो कन्फॉर्मर की लिस्ट में रखते हैं। लेकिन अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं, मान लो मेरी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है, मान लो मेरी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है 120 mg चाहिए। अब मेरी किडनी ने देखा कि भाई मेरी जो मतलब ऐसा नॉर्मली देखा कि भाई मेरे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है, मतलब किडनी लगा लो या बॉडी लगा लो, मेरी बॉडी लगा लो, मेरी बॉडी ने देखा नहीं भाई इस बंदे के ब्लड में 150 mg शुगर घूम रही है, 30 mg ज्यादा, तो तुरंत मेरी बॉडी में इंसुलिन सेक्रेट होगा, वो उस शुगर को कम कर देगा। तो कुल मिला के मेरी जो बॉडी थी उसने अपने अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन थी उसको मेंटेन किया, यस और नो, है ना। अगर मान लो उल्टा कर लेते हैं, अब मेरी बॉडी में जो ग्लूकोज है वो कम है, चाहिए थी 120, अभी है 70-80 है, तो वैसे ही ग्लूकागोन एक हार्मोन निकलेगा, तो फटाफट से क्या करेगा, ग्लूकोज को ब्लड में मिक्स कर देगा, मतलब किसी ना किसी तरीके से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी बॉडी मेरे ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है। तो दो तरह के ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने बॉडी के जो ऑस्मोटिक प्रेशर को, जो उसकी बॉडी के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन होती है उसको
मेंटेन कर सकते हैं उनको हम ओस्मो रेगुलेटर बोल देते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो नहीं रेगुलेट कर पाते उनको हम ओस्मो कन्फॉर्मर्स बोल देते हैं। ओके, जैसे फिशेस आपने बचपन में पढ़ा ना जी, फ्रेश वाटर फिश को अगर आप मेराइन वाटर में डालोगे वो उसकी डेथ हो जाएगी, मेराइन वाटर की जो फिश है अगर आप उसको फ्रेश वाटर में डालोगे तो उसकी डेथ हो जाएगी। एकदम क्लियर फंडा। चलें आगे। और हमारी किडनी क्या करती है बच्चे, यही काम करती है, हमारी किडनी यही सेम काम करेगी, यूरिया को निकालेगी, सॉल्ट को निकालेगी, वाटर को निकालेगी, अगर बॉडी के अंदर ज्यादा है तो, नहीं ज्यादा है तो नहीं निकालेगी, अगर ज्यादा है तो निकालेगी। एकदम क्लियर। चलें आगे। तो भाई ये कुछ बेसिक से फंडे थे जो आपको पता होने चाहिए एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। कल इसी टाइम हम सेम क्लास लगाएंगे, सेम टाइम पे लगाएंगे, और कल से हम शुरू करने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली ह्यूमंस के एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे। और कल हम पढ़ेंगे बच्चे किडनी को, याद रखना कल हमने किडनी को पढ़ना है, और किडनी के अंदर जो भी बेसिक सिस्टम्स होती हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी की सारी हमने कल पढ़नी है। तो किसी बच्चे ने कोई पूछना है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो, आई विल आंसर। यूरिकोटेलिक, बच्चे देखो यूरिकोटेलिक नाम ही बता रहा है, यूरिकोटेलिक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड को एलिमिनेट करते हैं बच्चे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड को एलिमिनेट करते हैं बच्चे, उनको हम क्या बोलेंगे, एलिमिनेट करेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं बच्चे। ठीक है, ठीक है बच्चे। अच्छा, एक बस बच्चे क्लास ओवर हो चुकी है जी बच्चे। ये आपको जो लेक्चर है ये आपको ऐप में मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा बच्चे ऐप पे लेक्चर। ये लेक्चर बच्चे ऐप पे आपको मिल जाएगा, अपलोड हो जाएगा ऐप पे जल्दी। देखो ओस्मो रेगुलेटर मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूं। हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी की एक कॉन्सेंट्रेशन होती है, एक फिक्स है ना, जैसे हमारे ब्लड की एक प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन होती है। अगर ब्लड के अंदर कोई सॉल्ट बढ़ जाता है या वाटर बढ़ जाता है, अगर सॉल्ट बढ़ेगा तो ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगी। तो अब हमारी जो हमारी बॉडी के अंदर ऐसा मैकेनिज्म चलेगा जो उस सॉल्ट को बॉडी से रिमूव कर दे, कम कर दे, है ना। अगर मान लो पानी ब्लड के अंदर ज्यादा है, तो अगर पानी ज्यादा हो जाएगा तो बॉडी क्या करेगी, जैसे यहाँ पे किडनी काम करेगी, वो ब्लड में से वाटर को फिल्टर करके बाहर निकाल देगी यूरिन के थ्रू। तो कुल मिला के हमारी जो बॉडी की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है ब्लड की वो रेगुलेट रहती है किसी भी तरीके से। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी के ब्लड या फ्लूइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको रेगुलेट कर पाते हैं, उनको हम रेगुलेटर बोल देते हैं, ओस्मो रेगुलेटर बोल देते हैं। हाँ जी बच्चे, जो क्लासेस हैं वो डेली होगी। अब देखो ऐसा है, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, अब आपको एक चीज और बताता हूँ बच्चे, में देखो ध्यान से। मान लो एक फ्रेश वाटर की फिश है, एक ऐसी फिश थी, फ्रेश वाटर फिश है अपने पास, फ्रेश वाटर फिश है ना। अब जाहिर सी बात है ये फिश फ्रेश वाटर में रहती है, तो उस वाटर के अंदर जो मतलब जहां पे भी जिस भी एनवायरनमेंट में वो रहती है वो फ्रेश वाटर है, मतलब वहां पे साल्ट वगैरह नहीं है। तो इस फिश को ऐसे वाटर में रहने की आदत है जहां पे वाटर जो है वो ज्यादा है, बाकी जो चीजें वो कम है। लेकिन आपने क्या किया, इस फिश को उठा के आपने सी वाटर में डाल दिया, सी वाटर में। अब इसके अंदर क्या था, इसके अंदर जो सॉल्ट था वो ज्यादा था। तो ये फिश थी यहाँ पे, ये जो फिश थी ना, ये फिश अपने फ्रेश वाटर वाली, इसको आपने यहां डाल दिया उठा के, ये देखो ध्यान से। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहां पे तो ये प्रॉपर तरीके से रहती थी क्योंकि ये इसका एनवायरनमेंट है। जब इसको यहां डाला ना, इसकी खुद की बॉडी के अंदर वाटर जो था वो ज्यादा था क्योंकि ये फ्रेश वाटर की फिश है, और यहाँ पे सॉल्ट क्या है, ज्यादा है। और बाहर की बात कर रहा हूं मैं, जिस एनवायरनमेंट को इसको रखा है, यहाँ पे सॉल्ट क्या है, ज्यादा है, वाटर क्या है, कम है। अब इस फिश की बॉडी के अंदर वाटर ज्यादा है, बाहर वाटर कम है, तो अब फिश की बॉडी से वाटर निकलेगा बाहर, बाहर है ना, फिश में से वाटर बाहर निकलेगा और ये फिश मर जाएगी, डेथ हो जाएगी इसकी, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फिश है ये
अपनी बॉडी की जो उसकी रेगुलेशन थी, जो अपनी बॉडी की कॉन्सेंट्रेशन थी फ्लूइड की, उसको मेंटेन नहीं कर पाई। जब मेंटेन ही नहीं कर पाएगी तो इसको अपन क्या बोल देंगे, ये ओस्मो कन्फॉर्मर है। तो क्या बोल देंगे, ये क्या है, ओस्मो कन्फॉर्मर है। ओस्मो कन्फॉर्मर की एग्जांपल है, समझे, है ना। लेकिन मान लो इसकी जगह पे आप किसी और ऑर्गेनिज्म को उठा के रख दो, मान लो आप इस किसी ह्यूमन को उठा के रख दो, तो हमारी बॉडी कुछ हद तक, हमारी जो बॉडी होती है वो कुछ हद तक रेजिस्टेंट कर लेती है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई किसी को, मान लो कोई जिंदा इंसान को आपने डाल के, फ्रेश वाटर का इंसान, तो उसको अपने मेराइन वाटर में रखा तो ऐसे उसमें से सारा का सारा वाटर बाहर आ गया, ऐसा नहीं होता। क्योंकि हम अपनी बॉडी के जो ओस्मो रेगुलेशन, जो हमारी बॉडी की एक ओस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन होती है, हम उसको क्या कर पाते हैं, रेगुलेट कर पाते हैं। ठीक है बच्चे, एकदम क्लियर। चलें आगे। हाँ जी मैम, आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे, आप वहां पे कॉन्टैक्ट करके हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। ओके बच्चे, सब क्लियर। तो ठीक है बच्चे, मिलते हैं कल 7:30 पे। सभी को गुड नाइट, और बैच में बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।